प्रिय छात्रों, स्वागत है लकी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर पूरा सिलेबस को अपडेट करेंगे। वनडे से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं और 9th 10th 11th 12th इनसे भी रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं ये सब इसमें हम इंक्लूड कर दे रहे हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपसे प्यार चाहिए और गुरु दक्षिणा के रूप में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और कमेंट्स करें। इससे एक टीचर का उत्साह बुलंद होता है। तो ये हमारा ह्यूमन साइंस चल रहा है। ह्यूमन साइंस में हम श्वसन प्रक्रिया से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन इसमें हम क्लियर कर दे रहे हैं, एक भी मिसिंग नहीं होगी। पूरे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करेंगे। हम आपसे वादा किए हैं कि इसको हम ऑफलाइन की तरह ही सारे सिलेबस आपको देंगे। तो ये हमारा श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। देखिए श्वसन होता क्या है, हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि हम जो सांस ले रहे हैं इसी को श्वसन जानते हैं, लेकिन सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना यही श्वसन नहीं है। इससे हमें एनर्जी नहीं मिल पाती है, भले हम जीवित रहते हैं। तो श्वसन के बारे में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सब आपको यहाँ पर अपलोड कर दे रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमने लिखा कि मनुष्य में बाहर से वायु के फेफड़ों तक जाने का मार्ग क्या है। देखिए कंपटीशन में हमेशा पूछता है, बीच से तोड़ देता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि उसके पहले हमारी सांस कहाँ पहुँची थी। तो यहाँ पर है, सबसे पहले हमारी जो वायु है, एयर है, वो नासा गुहा में आती है। नासा गुहा से ग्रसनी में पहुँचती है और ग्रसनी से कंठ में, फिर कंठ से श्वास नाल, श्वास नाल से श्वसनियों में पहुंचती है, फिर श्वसनिकाएं में पहुंचती है, उसके बाद वायुकोष्ठ में पहुंच जाती है, फेफड़े में हमारी। अब एग्जामिनर जो क्वेश्चंस को उठाता है उसमें सीधे उठाता है कि वायुकोष्ठ से पहले हमारी हवा, हमारी वायु कहाँ थी। अब जब क्वेश्चंस की शक्ल एग्जामिनर तोड़ दिया तब स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है कि वायुकोष्ठ से पहले हमारी वायु कहाँ थी। लेकिन अगर आप इस क्रम को याद कर लेंगे तो एग्जामिनर किसी भी तरह से आपको ट्रैक से उतार नहीं सकता है। और अगर आप इसको नहीं याद कर पाएंगे तो वो ट्रैक से आप उतर जाएंगे, क्योंकि बीच से उठा लिया कि कंठ से पहले वायु कहाँ थी या श्वास नाल से पहले वायु कहाँ थी, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए इस क्रम को आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है कि नासा गुहा, ग्रसनी, कंठ, श्वास नाल, श्वसनियाँ, श्वसनिकाएँ और वायुकोष्ठ। राइट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ग्रसनी कितने भागों में विभाजित है। तो ग्रसनी जो है वो 3 भागों में विभाजित है। पहला क्या है, नासा ग्रसनी जो नाक से सीधे अटैच होती है, दूसरा मुख ग्रसनी मुख से, और तीसरा कंठ ग्रसनी। इसमें भी क्वेश्चन उठता है ग्रसनी कितने भागों में है, तो ये 3 तरह से होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, श्वसन व आहार नाल का साझा मार्ग कौन सा है। अब ये देखिए ग्रसनी, फेरिंक्स जो है, फेरिंक्स, इसको हिंदी में भी लिख दें, फेरिंक्स। ठीक। अब ये जो ग्रसनी आती है इसमें सांस भी जाती है और आहार नाल, ये जाकर दोनों मिल जाती है। इसीलिए यहाँ पर देखो ये मुख ग्रसनी, वही एक नाक वाली भी है, मुख में भी जुड़ी और कंठ ग्रसनी में भी जुड़ जाती है। तो ये वायु और आहार नाल का साझा मार्ग ग्रसनी, इसी से हवा भी जाएगा, ग्रसनी से होते हुए ही जाएगा, और इसी ग्रसनी से होते हुए भोजन भी जाएगा। इसीलिए इसको साझा मार्ग कहते हैं। ऐसा नहीं कि इस ग्रसनी में सिर्फ हवा ही हवा जाएगा। यहाँ पर आपको अगर आता है ग्रसनी तो हम मुंह से भी जो लेते हैं तो वो चीज़ आएगा, और नाक से जो लेते हैं वो भी आएगा। तो इसीलिए इसको साझा मार्ग कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें थोड़ा से और तोड़ देता है एग्जामिनर। अभी क्वेश्चन आया था, इसमें लड़के कंफ्यूज हुए थे। श्वसन व आहार नाल की स्विच किसे कहते हैं। अब आप यहाँ साझा मार्ग तो देख लिए, स्विच क्वेश्चंस का टेक्निकल तोड़ते हैं कंपटीशन में और करते कुछ नहीं है। तो ये स्विच ग्रसनी को कहते हैं। अब स्विच क्यों कहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर अपना ब्रेन लगा दिया कि जो बटन है उसी से अर्थ और फेस दोनों जा रहा है। ऑन कर दिए तो फेस टच हो गया, ऑफ कर दिए फेस हट गया। इसीलिए इसकी शक्ल को स्विच, हम इसीलिए यहाँ पर दोनों आपको क्लियर कर दिए कि साझा मार्ग जो है वो ग्रसनी है, और अभी लेटेस्ट जो एग्जामिनर तोड़ा है तो इसमें श्वसन व आहार नाल की स्विच को रख दिया, तो इसको ग्रसनी को ही स्विच भी कहते हैं। राइट। 5वां क्वेश्चन देखिए,
श्वसन क्रिया कितने प्रकार से संपन्न होती है? तो श्वसन क्रिया जो है 2 प्रकार से होती है। एक बाह्य श्वसन होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा अंतः श्वसन या जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें भी और 2 प्रकार से जो आता है, ऑक्सी और अनॉक्सी। लेकिन अभी यहाँ पर ये क्लियर कर देना है कि श्वसन है क्या। जब तक हम श्वसन के बारे में नहीं जानेंगे तो हम यही जानते रहेंगे कि हमारी जो श्वसन क्रिया है वो सिर्फ फेफड़े से रिलेटेड है, जबकि फेफड़े से मेन काम नहीं है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, इसीलिए पूरा बेसिक हम क्लियर कर रहे हैं कि आपकी कोई कंफ्यूजिंग नहीं बाकी रहेगी। तो 2 प्रकार से, पहला है बाह्य श्वसन और दूसरा अंतः श्वसन, जिसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। और कोशिकीय श्वसन ही मेन होता है, आगे ये भी आपको मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बाह्य श्वसन कितने प्रकार से होता है? अब जो बाहरी श्वसन है बाहर से, वो 4 प्रकार से। पहला श्वासोच्छ्वास, जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस वायु को अंदर लेते हैं और वायु को बाहर छोड़ते हैं। तो वायु को अंदर जो लेते हैं वो अंतः श्वास है, अब बाहर छोड़ते हैं उच्छ्वास है। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा, बाह्य श्वसन में फेफड़ों में गैसीय विनिमय होता है, फिर वो फेफड़ों में जाकर होता है गैस का। तीसरा, रुधिर में भी गैसीय संवहन। और चौथा, ऊतकों में गैसीय विनिमय होता है। इसमें क्वेश्चंस की शक्ल जो एग्जामिनर बनाता है ऐसे रखेगा, रुधिर में गैसीय संवहन किस प्रकार की श्वसन क्रिया है? तो रुधिर में गैसीय संवहन बाह्य श्वसन की क्रिया है। ऊतकों में गैसीय विनिमय क्या है? ये भी बाह्य है। इसी की शक्ल चेंज कर देते हैं, इसीलिए हम यहाँ चारों लिख दिए कि बाह्य श्वसन में श्वासोच्छ्वास है, फेफड़ों में गैसीय, रुधिर में गैसीय और ऊतकों में गैसीय। राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 7, अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार से होता है? तो जो अंतः श्वसन होता है इसी में कोशिकीय श्वसन, और कोशिकीय श्वसन से ही हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ये भी 2 प्रकार से होता है। पहला है ग्लाइकोलाइसिस। देखिए ग्लाइकोलाइसिस ये कोशिकीय श्वसन का पहला स्टेप है, और इसमें इसीलिए डिटेल्स कर दिया हमने कि कोशिकीय श्वसन की पहली अवस्था है। क्वेश्चंस की शक्ल एग्जामिनर चेंज करेगा कि कोशिकीय श्वसन की पहली अवस्था क्या है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस है, और इससे पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, इसी से फिर एटीपी बनता है। दूसरा है क्रेब्स चक्र। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसे कोशिकीय ईंधन की संज्ञा दी गई? अब देखिए कोशिकीय ईंधन जो है ये ग्लूकोज है, और मेन हमें जो ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ही मेन मिलता है। तो इसी को कोशिकीय ईंधन की संज्ञा ग्लूकोज को। फिर क्वेश्चन नंबर 9, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? देखिए मेन श्वसन जब आएगा तो ये ग्लूकोज से जो श्वसन होता है कोशिकीय श्वसन, क्योंकि हम अभी इसके पहले था बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। बाहरी श्वसन में हमने 4 प्रकार बताया था, जिससे लेकिन उससे ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा जो मिलती है हमें कोशिकीय श्वसन से ऊर्जा मिलती है, जो हम अंदर से लेते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए क्लियर कर दिया, जब भी क्वेश्चन आएगा कि किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है, तो ग्लूकोज के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को ही श्वसन कहते हैं। मेन श्वसन वही है जो हमारी कोशिकीय श्वसन होता है। इसमें भी क्वेश्चन जाता है कि किसे श्वसन कहा जाता है, तो कोशिकीय श्वसन को ही मेन श्वसन कहा जाता है। तो ग्लूकोज जो है ये आपका किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण जब होता है उसी को हम श्वसन कहते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय होता है, कहाँ होता है? एटीपी अणु में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे कहते हैं, एटीपी अणु में ही होता है ऊर्जा का संचय। फिर 11 में है, ग्लूकोज के एक अणु से कितने पायरुविक अम्ल बनते हैं? ग्लूकोज के एक अणु से 2 एटीपी 2 एटीपी पायरुविक अम्ल बनते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया यहीं से होती है। इसके पहले भी आप देखे थे ग्लाइकोलिसिस में था कि उसी से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ये पहली अवस्था होती है जिससे 2 एटीपी का निर्माण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पायरुविक अम्ल के एक अणु से कितने एटीपी के अणु बनते हैं? अब इस पायरुविक अम्ल से
18 ATP के अणु बनते हैं, तो उस हिसाब से 18 दूनी 36 हो जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए फिर हमने क्वेश्चन लिखा कि आपसी श्वसन में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से ATP के कितने अणु निर्मित होते हैं। तो आंसर में 38 ATP, आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। अब ये जो 38 ATP आता है, क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, अनाक्सी श्वसन की क्रिया में कितने ATP के अणु निर्मित होते हैं। तो अनाक्सी कहते हैं कि बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन क्रिया हो जाती है, तो वो 2 ATP का निर्माण करता है। तो 36 तो ऑक्सी श्वसन होता है और 2 ATP जो है ये अनाक्सी, इसीलिए 38। लेकिन एग्जामिनर में जितने भी आया है वो ऑक्सी श्वसन में सीधे 38 ATP को उठाते हैं कि जो भी श्वसन हो गया तो 38 ATP, जबकि ओरिजिनल में रहता है 36। ये है क्योंकि 2 ATP ये 18, तो 18 दूनी 36 और 2 ATP ये 38। तो अंतः श्वसन में तो अगर क्वेश्चन की शक्ल आता है कि अंतः श्वसन में तो 38, लेकिन आपसी श्वसन में भी एग्जामिनर 38 को ही एक्सेप्ट करता है। तो आप इसी को याद करिए कि 30 ATP अणु का निर्माण होता है, इस 2 ATP को जोड़ दिया गया है इसमें, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, आपसी श्वसन कोशिका के किन भागों में होता है। अब आपसी श्वसन जो है वो इस दोनों में होता है, कोशिका द्रव में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज का जब एक अणु टूटता है तो उससे 686 किलो कैलोरी हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 17, अनाक्सी श्वसन में कितनी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम अणु के टूटने पर। तो 56 किलो कैलोरी अनाक्सी श्वसन से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है। तो क्रेब्स चक्र में सबसे ज़्यादा ATP के अणुओं का निर्माण होता है 24। जो ग्लूकोज टूटता है तो सबसे ज़्यादा जो है सेकंड राउंड पर ऊर्जा बनती है 24 ATP अणु। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिकीय श्वसन कोशिका के अंदर कितने चक्र में पूरा होता है। कोशिकीय श्वसन जिसे हम अंतः श्वसन भी कहते हैं, ये 3 चक्र में पूरा हो जाता है। पहला ग्लाइकोलिसिस होता है पहला स्टेप, दूसरा स्टेप क्रेब्स चक्र में जाता है और तीसरा स्टेप इलेक्ट्रॉन परिवहन होता है, राइट। तो उत्तर में हम लिखेंगे 3 चक्र, पहला, दूसरा और तीसरा, और सबसे ज़्यादा ATP जो है ऊर्जा सबसे ज़्यादा क्रेब्स चक्र पर बनती है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस जो है ये ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन के कॉमन स्टेप माना जाता है। ऑक्सी श्वसन कहते हैं जो ऑक्सीजन के थ्रू एनर्जी मिलती है, और अनाक्सी जो ग्लूकोज ऊर्जा बिना ऑक्सीजन के। अनाक्सी का मतलब ये है कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि अनाक्सी श्वसन किस में होता है। हम इसको जो है तकरीबन 3 खंडों में हम श्वसन प्रक्रिया को बनाएंगे। यह हमारा पहला स्टेप है, पहला पार्ट रहेगा, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। इन 3 पार्ट में श्वसन तंत्र का पूरा निचोड़ रहेगा। तो 21, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। तो फेफड़े जो है फुफ्फुस आवरणी गुहिका में स्थित होते हैं, ठीक। इसमें लड़के सीने पर डालने लगते हैं तो यहाँ वहाँ, जबकि ये फुफ्फुस आवरणी गुहिका होता है, यहाँ पर फेफड़े स्थित होते हैं। 22, मांसपेशियों में मतलब ऊतकों में किस प्रकार श्वसन होता है। तो मांसपेशियों में जो है अनाक्सी श्वसन होता है। क्वेश्चन नंबर 23, जैव रासायनिक क्रिया की दृष्टि से श्वसन क्या है। तो जैव रासायनिक क्रिया की दृष्टि से श्वसन जो है कैटाबॉलिक रिएक्शन है, मतलब अपचयी अभिक्रिया है। 24, श्वसन किसके द्वारा होता है। तो श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, जो हम ये लेते हैं। 25, श्वसन तंत्र की इकाई क्या है। श्वसन तंत्र की इकाई कोशिकाएं हैं, एल्वियोली है। तो ये हमारे 25 इसमें हो गए। सेकंड पार्ट में भी 25 रहेंगे और थर्ड पार्ट में भी। तो श्वसन तंत्र आपको पूरा वीडियो तीनों पार्ट देखना है। आई होप कि ये हमारा जो पढ़ाने का सिस्टम है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे रहे हैं। क्लासरूम की तरह वादा किए हैं और क्लासरूम की तरह ही आपको पूरे सिलेबस को दे रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा पढ़ाने का सिस्टम अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।